Hello friends and dear students, welcome back to my YouTube channel Aradhya Krishna Nursing Academy. I hope you all were doing well. और अभी जो हम कर रहे हैं उसमें जो अपकमिंग एग्ज़ाम है आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए, तो उसकी जो है वो प्रेपरेशन मैं करवा रही हूँ। ठीक है, तो आपको जो है वो उसके लेक्चर्स देखने को मिलेंगे मेरे चैनल के ऊपर। और उसमें जो है मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें जो है वो जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनका हर एक क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन, सब्जेक्टिव नॉलेज है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। जो पिक्चर्स हैं वो आपको बताई जाएंगी, पिक्चर्स के थ्रू जो आपको चीज़ें क्लियर करवाई जाएंगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के साथ जो है वो आपको हर एक चीज़ का जो है वो एक्सप्लेनेशन और प्रॉपर रीजनिंग के साथ जो है वो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। और इनके जितने भी प्रीवियस ये जो क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रही हूँ ये प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो आप जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं उन सबको आप सुन सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट वाइज भी जो है वो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। जो एमसीक्यूज़ जो हैं वो सब्जेक्ट वाइज भी आपको मिलेंगे। मेंटल हेल्थ नर्सिंग के, कम्युनिटी के, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के जो है वो सब्जेक्ट वाइज भी जो है वो आपको कॉन्टेंट जो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो जितना भी जो ये क्वेश्चन हैं ये ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए राधा कृष्ण नर्सिंग अकेडमी, और आप वहाँ पर जाके जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं, जो भी टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं उन सबको आप जो है वो सुन सकते हैं। ठीक है, तो यही जो है वो हमारे क्वेश्चन की सीरीज़ है, इसी को ही है जो मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहें और वीडियो को जो है वो लास्ट तक कंप्लीट सुने फॉर गेटिंग द कंप्लीट नॉलेज रिगार्डिंग द टॉपिक। स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन की सीरीज़ को। सो क्वेश्चन देखिए, कार्डियक मसल्स आर, जो कार्डियक मसल्स हैं, कार्डियक वर्ड रिलेटेड टू हार्ट। ठीक है, तो जो हार्ट में जो हमारे पास जो मसल्स हैं वो कौन सी जो मसल्स हैं वो काम करती हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर पूछा गया है। सो कार्डियक मसल्स आर वॉलेंट्री एंड स्ट्रिएटेड, इनवॉलेंट्री एंड नॉन स्ट्रिएटेड, वॉलेंट्री एंड नॉन स्ट्रिएटेड एंड इनवॉलेंट्री एंड स्ट्रिएटेड। ठीक है, तो कौन किस टाइप जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो बेसिकली किस टाइप की होती हैं वो यहाँ पर जो वो पूछा गया है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, जो राइट आंसर दैट इज़ द इनवॉलेंट्री एंड स्ट्रिएटेड। ठीक है, इनवॉलेंट्री क्या होता है, इनवॉलेंट्री मीन्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। ठीक है, जो मीन्स खुद से फंक्शन करेंगे। ठीक है, अभी हम कंट्रोल नहीं कर सकते उनको। ठीक है, तो वो जैसे हमारे स्केलेटल जो मसल्स हैं इनको हम फिर भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, फ्लेक्शन करना, एक्सटेंशन करना हम कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, बट ये जो कुछ एक ऑर्गन्स में जो है वो हमारे पास कुछ ऐसे मसल्स होते हैं जो इनवॉलेंट्री होते हैं। ठीक है, वो खुद से काम करेंगे। अभी हम अपने हार्ट से अपनी मर्जी से काम नहीं करवा सकते कि चलो ठीक है अभी हार्ट ब्लड पंप करो, अभी स्टॉप कर दो, अभी रेस्ट करो, अभी ये करो, वैसे नहीं हो सकता। ठीक है, एंड स्ट्रेटेड। ठीक है, स्ट्रेटेड मीन्स एक नेटवर्क बना होता है उनके स्ट्रक्चर में। ठीक है, सो जो कार्डियक मसल्स होते हैं किस टाइप की होती है, इनवॉलेंट्री एंड स्ट्रेटेड। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, आप इसकी पिक्चर यहाँ पे देख लीजिए। तो ये है हमारे पास जो कार्डियक मसल्स हैं वो स्ट्रेटेड इन अपीयरेंस होती हैं। ठीक है, तो ये जो है वो स्टेटेड अपीयरेंस है। ठीक है, तो इनका एक इस तरीके से आपको लगेगा कि एक आपस में एक नेटवर्क बना हुआ है। ठीक है, इनवॉलेंट्री इनका कंट्रोल होता है और ऑटो रिदमिक होती है। ठीक है, क्योंकि इनको जो है वो अपना फंक्शनिंग करना है टाइम से। ठीक है, और वो उनकी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, उनका नेचर उस तरीके का है काम करने का हार्ट का। ठीक है, तो दैट इज़ जो स्पेशल, इसलिए वहाँ उन्हें बोला गया कार्डियक मसल। ठीक है, तो कार्डियक मसल मीन जो हार्ट में जो मसल्स होती है वो इनवॉलेंट्री और स्टेटेड टाइप की होती है। आगे देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स आर। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स की बात यहाँ पर हो रही है, तो वो कितने होंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास जो है वो रिब्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे रिब्स होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर पूछा गया है कि हमारे पास जो वो इंटरकोस्टल जो मसल्स हैं वो कितनी हैं, टोटल नंबर ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स 7 पेयर, 11 पेयर्स, 12 पेयर्स एंड 24 पेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है द राइट आंसर दैट इज़ द 11 पेयर्स। 11 जो पेयर्स हैं वो इंटरकोस्टल मसल्स के हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ इंटरकोस्टल मसल्स क्या होती हैं। जैसे हमारे पास रिब्स होते हैं। ठीक है, तो ये रिब्स के बीच का जो ये होता है, दो रिब्स के बीच में जो ये हमारे पास है मसल्स, इनको हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, तो ये जो रिब्स हैं इनके बीच का जो एरिया से कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इनमें चेंजेस आते हैं जब हमारे पास जो है वो ब्रीद इन और एक्सेलेशन का होता है, तो इनमें जो चेंजेस आते हैं आप इनकी देख सकते हैं यहाँ पर इनके अपीयरेंस कैसी है। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ रिब्स। ठीक है, तो वो मूव करती हैं उस तरीके से, और जो जो जिस टाइम पर जो है वो एक्सेल करते हैं तो स्टर्नम जो है वो डिप्रेस होती है, रिब्स और जो स्टर्नम है वो डिप्रेस होते हैं। तभी हम सांस लेके देखें, अगर आप इनहेल और एक्सहेल करके देखो तो आपको कुछ चेंजेस आएंगे। ठीक है, आपकी जो ये थोरेसिक कैविटी इसमें कुछ चेंजेस आएंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंटरकोस्टल मसल्स। ये हमारे पास जो है वो 11 पेयर्स होते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं,
इन फॉलोइंग विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट केटाइन इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, तो हमारे पास जो मोस्ट अबंडेंट केटाइन क्या है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। ठीक है, हमारे पास जो है वो इंटरसेलुलर फ्लूइड होता है, हमारे पास जो सेल हैं, सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, इनके अंदर का जो फ्लूइड होता है इसे हम कहते हैं इंट्रासेलुलर। क्या कहेंगे? इंट्रा सेलुलर। ठीक है, क्योंकि सेल के अंदर क्या है तो ये हो गया इंट्रासेलुलर। ठीक है, अभी अगर सेल के बाहर, जैसे ये भी है, यहाँ पर दूसरा सेल है, ठीक है, इन दोनों का जो अंदर का जो फ्लूइड है उसे हम कहेंगे इंट्रासेलुलर। अभी ये जो बाहर के जो स्पेस में होगा इसे हम क्या कहते हैं? ये भी जो है वो हमें हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर में ही आता है, बट इसे हम क्या कहेंगे? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या कहेंगे? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अभी एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या आया? ये जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये भी एक्स्ट्रा सेलुलर में आता है। और जो हमारे पास जो इंट्रावास्कुलर फ्लूइड होता है, ठीक है, जो हमारे पास ब्लड वेसल्स होती है, इनमें जो फ्लूइड होता है ये जो है ये भी हमारे पास जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या आया? इंट्रावास्कुलर और इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ये दोनों जो है वो हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आते हैं। अभी यहाँ पर जो मोस्ट अबंडेंट जो केटाइन है, ठीक, केटाइन जो है वो हमारे पास जैसे आयंस होते हैं, ठीक है, तो एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज के होते हैं, नेगेटिव चार्ज के। जो पॉजिटिव चार्ज के होते हैं उन्हें हम केटाइन कहते हैं, जो नेगेटिव चार्ज के होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अनाइन। उन्हें हम क्या कहते हैं? एनाइन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं? जो मोस्ट अबंडेंट केटाइन है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में वो कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर दैट इज़ द सोडियम। ठीक है, अगर यहाँ पर इन्होंने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की जगह अगर इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात की होती, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट केटाइन इन एक्स्ट्रा सेलुलर सॉरी इंट्रासेलुलर फ्लूइड की बात की होती तो हमारा आंसर क्या बन जाता? पोटेशियम। तो हमारा आंसर क्या बनता? पोटेशियम। ठीक है, और अगर यहाँ पर पूछा जाता क्वेश्चन में आपके पास कि मोस्ट अबंडेंट अनाइन, मोस्ट अबंडेंट अनाइन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो हमारा आंसर क्या बनता? क्लोराइड। ठीक है, तो आई होप आपको ये आंसर्स क्लियर हुए होंगे। आगे चलते हैं। द ब्लड वेसल विच कनेक्ट द आर्टरी एंड वेन। ऐसे जो ब्लड वेसल्स जो आर्टरी और वेन को कनेक्ट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विन्यूल, आर्ट्रियोल, कैपिलरी एंड साइनस। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? वो हमारे पास होते हैं कैपिलरी। सुना होगा आपने, कैपिलरी नेटवर्क होता है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास जो ब्लड है, जो भी ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स जो भी चीज़ें होती हैं हमारे पास, ठीक है, वो जो ट्रांसपोर्ट करके जो ब्लड लेके आता है उसको सेलुलर लेवल तक जो है वो सप्लाई करने का काम करते हैं कैपिलरीज। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? ये आप देख सकते हैं कैपिलरी नेटवर्क है। ठीक है, तो इस साइड से जो वो आर्टरीज हैं और इस साइड से जो वेन्स हैं, तो ये एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से चीज़ें सेल, ये देख रहे हैं आप टिश्यू सेल्स, यहाँ पे एरो लगाया हुआ। ठीक है, तो ये जो फेड से कलर में दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर जो है वो सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, चीज़ें वहाँ पे जा रही हैं और फिर रिवर्स बैक में यहाँ से आ रही हैं इस ब्लड में, और ये दोबारा जो है वो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा जो है वो बन के एट लास्ट हार्ट में दोबारा से लेके जाएंगे। ठीक है, ये वेन है, ये जो बिग साइज में दिख रहा है ये वेन है। जब ये नेटवर्क में चला जाएगा तो वेनियोल, जहाँ डिवीज़न हो गया, जैसे यहाँ पे ये आर्टरी है, जब ये डिवीज़न में चला गया तो ये क्या बन गए? आर्ट्रियोल। फिर आगे जब नेटवर्क में चला गया तो क्या बन गया? कैपिलरीज। ठीक है, स्मॉलेस्ट वेन पूछते हैं तो वेनियोल आंसर आता है, स्मॉलेस्ट आर्टरी पूछते हैं तो आर्ट्रियोल जो है वो आंसर आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच क्रेनियल नर्व हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस। ठीक है, तो कौन सी क्रेनियल नर्व है जिसका हाईएस्ट जो है वो नंबर ऑफ ब्रांचेस में, उसकी ज़्यादा ब्रांचेस हैं। ठीक है, ट्रोक्लियर, फेसियल, वेगस एंड ट्राइजेमिनल। ठीक है, तो हमारे पास जो हाईएस्ट नंबर ऑफ जो ब्रांचेस हैं वो हमारे पास किस में होती हैं? वेगस नर्व में होती हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। हमारे पास जो वेगस है वो 10th क्रेनियल नर्व हमारे पास होती है वेगस। ठीक है, और ये सेंसरी, मोटर, पैरासिम्पैथेटिक सभी इसके जो है वो इस तरीके से इनका नेटवर्क होता है काम करने के लिए। ठीक है, और जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर्स जो है वो, जितने ज़्यादा ऑर्गन्स को वो कवर करते हैं, ठीक है, उतना ही ज़्यादा उनकी ब्रांचेस होंगी। ठीक है, तो ये बहुत सारे एरियाज़ को कवर करते हैं, फेरिंग्स, लैरिंग्स, एसोफेगस, ईयर। ठीक है, तो आँख, एओर्टिक आँख, ठीक है, थोरेसिक, एब्डोमिनल विस्ट्रास, ठीक है, सॉफ्ट पैलेट, लैरिंग्स, कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, जीआई सिस्टम, सबको ये कवर कर रहे हैं, तो इसलिए इनकी ब्रांचेस भी उतनी ही ज़्यादा होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DX मीन्स, ठीक है, तो ये आपने देखा होगा जो पेशेंट का जो रिकॉर्ड फाइल होती है उस पर जो है वो ऐसे मेंशन किया होता है, ऐसे करके मेंशन किया होता है, फिर आगे लिखा होता है। ठीक है, तो वो ये क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? DX मीन्स डेट ऑफ डायग्नोसिस, डेथ ऑफ द पेशेंट या ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? ये होता है डायग्नोसिस। ठीक है, जो भी पेशेंट की जो डायग्नोस करते हैं डॉक्टर वो यहाँ पर ऐसे मैंशन कर देते हैं। ठीक है, तो इसके और भी हमारे पास जो है वो इनके सिम्बल्स होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए होता है RX, ठीक, हिस्ट्री के लिए HX और डायग्नोसिस के लिए जो है वो DX, फिर ऐसे करके ये सारा जो मेडिसिन के लिए हम देते हैं। ठीक है, ये सब इसमें आए हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट जो है वो हम इसको जो है वो यूज़ करते हैं अपना जो भी हमारे मेडिकल टर्म्स में इनको यूज़ करते हैं शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशंस की फॉर्म में। ठीक है,
तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, द मिनिमल स्कोर पॉसिबल ऑन द ग्लासगो स्केल। ठीक है, तो ग्लासगो स्केल में मैंने बहुत बार चीज़ें आपको करवाई हुई हैं। ग्लासगो स्केल चाहे वो पेशेंट का कॉन्शियस लेवल को असेस करने के लिए हम चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास क्या होता है, हम इसमें क्या चेक करते हैं, आई का रिस्पॉन्स, ठीक है, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स हम इसमें चेक करते हैं। और यहाँ पर जो है वो इनका जो है टोटल जो हाईएस्ट स्कोर होता है वो हमारे पास 15 जो है वो इस ग्लासगो स्केल का 15 जो है उसका हाईएस्ट स्कोर होता है। ठीक है, जो आई रिस्पॉन्स हम चेक करते हैं उसका जो हाईएस्ट जो रिस्पॉन्स दैट इज़ द 4, वर्बल के लिए 5 और मोटर के लिए 6। ये इनके अपने अपने हाईएस्ट स्कोर हैं। ठीक है, इसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अभी यहाँ पर पूछ रहे हैं मिनिमल स्कोर पॉसिबल कितना है ग्लासगो स्केल के ऊपर, 1, 2, 3 एंड 5। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है दैट इज़ द 3 जो है वो एक मिनिमल स्कोर है। फिर जो है वो इसके लेवल के ऊपर जो है फिर वहाँ पर जो है वो पेशेंट जो है टोटली अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है। ठीक है, और 8 या 8 से कम होगा तो कोमा में पेशेंट चला जाता है। ठीक है, उसके बाद टोटली अनरिस्पॉन्स। ठीक है, तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्पोजेबल एंडोट्रैकियल ट्यूब कैन बी स्टरलाइज्ड बाय। ठीक है, तो हम क्या यूज़ करेंगे उसको, जो है वो डिस्पोजेबल जो एंडोट्रैकियल ट्यूब है उसको स्टराइल करने के लिए हम क्या सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं, इथाइलिन ऑक्साइड, ड्राई हीट, फॉर्मेल्डिहाइड एंड फिनॉल। ठीक है, तो हम जो यहाँ यूज़ करें दैट इज़ द इथाइलिन ऑक्साइड। ठीक है, तो वो हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखती, मेडिकल रिकॉर्ड्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ, जो मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, जो पेशेंट के जो मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, जो भी हॉस्पिटल में जिसके जो पूरी फाइल बनती है उसमें उसके रिकॉर्ड्स जो हम लगाते हैं पेशेंट के। ठीक है, तो वो किसकी प्रॉपर्टी है, हॉस्पिटल की, पेशेंट की, रिलेटिव की या फिजिशियन की। ठीक है, तो वो किसकी प्रॉपर्टी है, जो मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ हॉस्पिटल। ठीक है, जो किसकी प्रॉपर्टी है हमारे पास, हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, बट जो मेडिकल रिकॉर्ड है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो किसकी प्रॉपर्टी है, वो पेशेंट की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो वो मीन्स उसका जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में जानने का जो राइट है वो पेशेंट का है, वो आपसे पूछ सकता है, जान सकता है। ठीक है, उस इन्फॉर्मेशन के बारे में पेशेंट को टोटली कंफर्म होना चाहिए, उसको सब चीज़ें पता होनी चाहिए, उस इन्फॉर्मेशन को जानने का हक जो वो पेशेंट का है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द पेशेंट, उसी का ही रिकॉर्ड है, उसी का मेंटेन किया हुआ। ठीक है, बट क्योंकि हॉस्पिटल में पेशेंट आता है उसकी केयर प्रोवाइड की जाती है, उसको केयर दी जाती है हॉस्पिटल के थ्रू, उसके प्रोटोकॉल्स जो भी होते हैं सब चीज़ों के अंडर जो वो रिकॉर्ड किसकी प्रॉपर्टी बन जाता है, हॉस्पिटल की। ठीक है, फिजिशियन रिलेटिव किसी की नहीं है। मेडिकल रिकॉर्ड्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ हॉस्पिटल, द इन्फॉर्मेशन विच इज़ रिटन इन द मेडिकल रिकॉर्ड आर द प्रॉपर्टी ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट चलिए, प्रायोरिटी बेसिस मैनेजमेंट ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट इंक्लूड। ठीक है, तो एक अनकॉन्शियस पेशेंट है उसकी अगर हमें प्रायोरिटी बेसिस पे मैनेजमेंट करनी है तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो आईवी थेरेपी, आईवी मैनिटोल, क्लियरेंस ऑफ एयरवे एंड पेन एट मैकबर्निस पॉइंट। ठीक है, तो एक अनकॉन्शियस पेशेंट होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसका क्या करें, एयरवे को क्लियर करें। ठीक है, तो एयरवे क्लियर होगा, प्रॉपर ऑक्सीडेशन जाएगी, प्रॉपर बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई होगी, तो बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो अपना काम करते रहेंगे। ठीक है, और आईवी मैनिटोल का मेन जो हमारे पास होता है जब हमारे पास इंट्राक्रेनियल प्रेशर जब इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू सम रीज़न या हेड इंजरी की वजह से, तो वहाँ पर हम आईवी मैनिटोल देते हैं। पेन एट मैकबर्नी पॉइंट जो होता है वो अपेंडिसाइटिस के केसेस में देखने को मिलता है। ठीक है, अपेंडिसाइटिस, और ये जो हमारे पास होता है वो राइट इलियक फोजा रीजन के ऊपर जो है वो आपको अपेंडिसाइटिस की जो पेन है देखने को मिलता है, इसकी जो लोकेशन है अपेंडिक्स की। ठीक है, और आईवी थेरेपी यूजुअली जो है वो हम जब मोस्टली हाइपोवॉल्यूमिक कंडीशन जब होती है तब हम आईवी थेरेपी देते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ अनीमिया इन क्रॉनिक रीनल फेलियर। ठीक है, क्रॉनिक रीनल फेलियर है उसमें अनीमिया का एक कॉज बनता है, तो क्या उसका रीज़न हो सकता है, डिक्रीज्ड इराइथ्रोपोइटिन, हीमोलाइसिस, प्रोडक्शन ऑफ इमेच्योर आरबीसीज एंड इनएप्रोप्रिएट रीनल फंक्शनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन कॉज है अनीमिया का जब क्रॉनिक रीनल फेलियर होता है किसी एक इंडिविजुअल का, दैट इज़ अ डिक्रीज्ड इराइथ्रोपोइटिन इज़ द एग्जैक्ट आंसर। इराइथ्रोपोइटिन क्या है, इराइथ्रोपोइटिन जो है वो हमारे पास जो है एक जो वो हार्मोन है जो रिलीज़ किया जाता है बाय किडनी जो है वो हार्मोन रिलीज़ करती है दैट इज़ द इराइथ्रोपोइटिन, और इराइथ्रोपोइटिन फर्दर जाके जो है वो हमारे पास जो आरबीसीज की प्रोडक्शन में हेल्प करता है, उसको इंक्रीज़ करता है। ठीक है, तो जब हार्मोन ही रिलीज़ नहीं होगा तो क्या होगा, जो आरबीसीज की जो प्रोडक्शन है वो भी स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो इसको जो था इसने आरबीसीज की प्रोडक्शन को जो था वो एनहांस करता है, इंक्रीज़ करता है, बट क्योंकि ये डिक्रीज़ हो गया तो आरबीसीज की प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। दैट लीड्स टू अनीमिया इन केस ऑफ क्रॉनिक रीनल फेलियर। तो वही है, यहाँ पर वही चीज़ें मेंशन की हैं। ठीक है, तो डिक्रीज्ड इराइथ्रोपोइटिन, ठीक है, इराइथ्रोपोइटिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है,
जिसकी स्पेशली इन केस ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज़, ठीक है। तो दिस इज़ अ हार्मोन विच इंड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करता है। तो जब किडनी डैमेज हो जाएगी तो इसका प्रोडक्शन प्रॉपरली नहीं होगा, विच लीड्स टू द ड्रॉप इन द आरबीसी काउंट और एनीमिया हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए, इन फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ कॉज ऑफ हाइपोकैलेमिया, ठीक है। हाइपोकैलेमिया का कॉज नहीं है, क्या नहीं है? वॉमिटिंग, पोटेशियम वर्स्टिंग डायरेटिक्स एंड एल्डोस्टिरोनिज्म एंड रीनल फेलियर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सभी कॉज हैं, कोई एक नहीं है, दैट इज़ द रीनल फेलियर, ठीक है। बट कहीं पे अगर आप इनको स्टडी करोगे, इन डीप जाके अगर आप स्टडी करते हैं तो समवेयर रीनल फेलियर भी कुछ 1% कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है हाइपोकैलेमिया में। हाइपोकैलेमिया का मीनिंग क्या है? पोटेशियम का जो लेवल है वो कम हो चुका है बॉडी के अंदर, ठीक है। पोटेशियम का लेवल क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया, दैट इज नोन एज हाइपोकैलेमिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? वॉमिटिंग होती है तब भी हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, तो पोटेशियम का अमाउंट कम हो जाता है। पोटेशियम वेस्टिंग डायरेटिक्स हम यूज़ करें तभी बॉडी से जो है वो जो हमारे पास पोटेशियम जो है बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है। और एल्डोस्टेरोन का लेवल भी जो है वो हमारे पास जो है अगर इसका अमाउंट भी प्रॉपरली नहीं होगा तो वो भी जो है वो हमारे पास कहीं ना कहीं पोटेशियम का लेवल डिक्रीज़ करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन के हिसाब से बनता है वो रीनल फेलियर है, बट समवेयर अगर कुछ और ऑप्शंस दी होती हैं और उसमें रीनल फेलियर वैसे हैं तो फिर हम किसी और ऑप्शन को चूज़ करेंगे, क्योंकि समवेयर रीनल फेलियर भी कहीं ना कहीं इंक्लूड होता है हाइपोकैलेमिया में, ठीक है। बट ये क्वेश्चन ऐसे ही आया था, तो यहाँ पे लीस्ट पॉसिबिलिटी यहाँ पे ली गई है रीनल फेलियर के साथ। तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मेडिकेशंस हमारे पास होते हैं कुछ डायरेटिक्स, ठीक है, तो वो भी हाइपोकैलेमिया की कंडीशन कॉज करते हैं। और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इश्यूज़ होते हैं जैसे डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, ठीक है। कोई लैक्सेटिव का अब्यूज़ कर रहे हैं तो उस केसेस में भी जो है वो पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। एड्रिनल जो डिसऑर्डर्स हैं जहाँ पे एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन्स हैं वो भी कम हमारी बॉडी में सीक्रेट हो रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे पास क्या कर रहे हैं? हाइपोकैलेमिया की कंडीशन को कॉज करते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हेमीप्लेजिक मीन्स, ठीक है। हेमीप्लेजिक या हेमीप्लेजिया इज़ अ टाइप ऑफ पैरालिसिस। मैं आपको बता देती हूँ अभी इसका मीनिंग क्या है हेमीप्लेजिया का। पैरालिसिस ऑफ बोथ लोअर एक्सट्रीमिटीज़, ठीक है। पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी, पैरालिसिस ऑफ अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़, पैरालिसिस ऑफ वन लिम्ब ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर क्या है? पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी, एक पूरी साइड का अगर पैरालिसिस हो जाता है दैट इज नोन एज हेमीप्लेजिया। तो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर, तो जो क्वेश्चन में पूछा था दैट इज दिस, वो ये चीज़ थी हेमीप्लेजिया, ठीक है। एक साइड, वन साइड ऑफ द बॉडी जो पैरालिसिस हुआ था, ठीक है। इसमें हमारे पास वन आर्म और वन लेग की इन्वॉल्वमेंट होती है। और अगर जो है अफेक्ट वन लिम्ब, ठीक है, एक ही लिम्ब को अफेक्ट किया गया है तो वो मोनोप्लेजिया होता है, ठीक है। पैराप्लेजिया में जो हमारे बोथ लेग्स को अफेक्ट किया जाता है, ठीक है। और डायप्लेजिया में हमारी जो है वो अपर एक्सट्रीमिटीज़ भी हो सकती हैं और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ भी हो सकती हैं, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, दैट इज़ द डायप्लेजिया, ठीक है। क्वाड्रीप्लेजिया में जो है वो हमारे सभी लिम्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, प्लस ट्रंक एंड ऑर्गन सब, सिर्फ हमारा जो है ये नेक की मूवमेंट रहती है, बाकी सारा क्वाड्रीप्लेजिया में आ जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इंट्राक्रेनियल प्रेशर मॉनिटरिंग प्रोवाइड्स मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट्स, ठीक है। तो ऐसा कौन सा मेथड है जिससे जो है वो हम इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो उसको मॉनिटर करेंगे तो बहुत अच्छे एग्जैक्ट रिजल्ट्स हमारे पास आएंगे इंट्राक्रेनियल प्रेशर को मॉनिटर करने के लिए। तो ऑप्शन है हमारे पास एपिडुरल कैथेटर, इंट्रावेंट्रल कैथेटर, सब अरेक्नॉइड कैथेटर एंड इंट्रावर्टिब्रल कैथेटर। तो हम कहाँ पर लोकेट करेंगे उसको? दैट इज़ अ सब अरेक्नॉइड कैथेटर, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि जब भी हमारे पास इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होता है तो वो सब अरेक्नॉइड स्पेस के पास ही जो है वो इसकी अकोमोडेशन ज़्यादा होती है हमारे पास, ठीक है। क्योंकि वहीं से ही इनका जो है वो सप्लाई होती है और वो जो है वो फर्दर आगे पास होता है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ से जो है वो हम इसको प्रॉपर्ली एग्जैक्टली उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर को प्रॉपर्ली मेज़र कर सकते हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न फॉर द ग्रेजुअल चेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ द पेशेंट आफ्टर सर्जरी, ठीक है। तो आफ्टर सर्जरी जो है वो जो प्राइमरी रीज़न है कि हम पेशेंट की जो है वो पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका क्या एक रीज़न है? टू प्रिवेंट द सडन ड्रॉप ऑफ द बीपी, टू प्रिवेंट मसल इंजरी, टू प्रिवेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड नन ऑफ द अबव, ठीक है। सो जो प्राइमरी रीज़न है फॉर द ग्रेजुअल चेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ द पेशेंट, ठीक है, ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है वो हम पेशेंट का पोजीशन को चेंज करते हैं। ऐसा नहीं कि कभी बिठा रहे हैं, कभी लिटा रहे हैं, कभी उठा रहे हैं, कभी टर्न करें, इस तरीके से नहीं करेंगे। सो जो मेन जो प्राइमरी रीज़न है दैट इज़ द कि उनका जो पेशेंट है उनका जो बीपी है उसमें इमीडिएट सडन ड्रॉप ना हो जाए बीपी, दैट इज़ द मेन रीज़न, प्राइमरी रीज़न जो है। नेक्स्ट चलिए, इन फॉलोइंग विच वैक्सीन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ठीक है। तो कौन सी जो है वो वैक्सीन जो है वो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंक्लूड नहीं है? देखिए ऑप्शन हमारे पास BCG, मीजल्स, टाइफाइड एंड OPV, ठीक है। तो BCG तो है, मैंने इतनी बार बताया, बर्थ पर हम देते हैं,
बर्थ पर नहीं हो तो पॉसिबली हमें 1 मंथ में दे देना चाहिए, ठीक है। इसका जो डोज हमारे पास होते हैं वो 0.05 ml है, और उसके बाद अगर लेट दे रहे हैं अप टू 1 ईयर तक दे रहे हैं तो फिर 0.1 ml है। इंट्राडर्मल हम इसको देते हैं, ठीक है। और लेफ्ट अपर आर्म में जो है वो हम इसको देंगे, जस्ट कि एक सिंबल होता है, एक स्कार वहाँ पर बनेगा BCG वैक्सीन का वैक्सीनेशन के बाद, तो वो एक यूनिवर्सली एक इंडिकेटर होता है कि हर एक इंडिविजुअल का जो है वो वैक्सीनेशन हुई है, ठीक है। और मीज़ल्स का भी है, ठीक है। तो मीज़ल्स का भी जो है वो हमारे पास 9 मंथ्स पर जो है वो वैक्सीनेशन होती है, ठीक है। OP भी तो देते हैं, ठीक है, बर्थ पर भी देते हैं उसका 0 डोज। उसके बाद जो है वो 6, 10, 14 वीक्स पर अप टू 5 ईयर तक जब भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं तो उसको हम प्रोवाइड करते हैं। बट टाइफाइड जो है वो यहाँ पर जो है वो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में नहीं डाला गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एड्स, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो हमारे पास है विच इज़ कॉज्ड बाय HIV वायरस। तो वो जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है एड्स का, ठीक है, वो किस टाइप ऑफ वायरस, मैंने आपको बता दिया HIV वायरस है, बट कौन से टाइप का वायरस है आपको यहाँ से बताना है, किस फैमिली से बिलोंग करता है। पैरामिक्सो वायरस, ऑर्थोमिक्सो वायरस, रेट्रो वायरस एंड रैप्टो वायरस। तो आपने बहुत बात सुना होगा इज रेट्रो वायरस, ठीक है। तो राइट आंसर जो यहाँ पर बनता है दैट इज रेट्रो वायरस। पैरामिक्सो वायरस जो है ये जिस फैमिली से जो बिलोंग करता है, मिक्सो वायरस जो है ये हमारे पास जैसे मीजल्स हो गया, ठीक है, मम्प्स हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के जो है वो उनको इस फैमिली से बिलोंग करते हैं पैरामिक्सो वायरस, ठीक है। और जो ऑर्थोमिक्सो वायरस में इन्फ्लुएंजा का, ठीक है, इन्फ्लुएंजा की जो भी सब टाइप्स आगे आती हैं वो सभी जो है वो ऑर्थोमिक्सो वायरस फैमिली से बिलोंग करती हैं। रेट्रो का मैंने आपको बता दिया ये HIV वायरस का है। और रैबिडो जो है हमारे पास रैबीज़, ठीक है, रैबीज़ कॉज करता है, जब डॉग बाइट होती है तो रैबिडो वायरस होता है जो रैबीज़ कॉज करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रोजन DPT वैक्सीन शुड बी। तो जो फ्रोज़न DPT वैक्सीन होती है, ठीक है, उसका हम क्या करेंगे, वो ऑप्शंस हैं। तो जो DPT वैक्सीन है हमारे पास डिप्थीरिया पर्टिसिस टेटनिस के रिगार्डिंग जो हमारे पास जो एक वैक्सीनेशन होती है, ठीक है। तो ये जो है वो अगर फ्रोज़न हो जाती है तो हम इसका क्या करेंगे, अलाउ टू मेल्ट बिफोर यूज़, कि हम इसको मतलब यूज़ से पहले मेल्ट होने देंगे। शेकन थॉरली बिफोर यूज़, तो यूज़ करने से पहले इसको शेक करेंगे। ब्रॉट टू रूम टेम्परेचर बिफोर यूज़, ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे लेके आओ यूज़ करने से पहले। या डिस्कार्डेड, तो क्या करेंगे, द राइट आंसर इज द डिस्कार्डेड, ठीक है। हम इसे क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। देयर इज नो नीड टू एडमिनिस्टर सच टाइप ऑफ वैक्सीन जो फ्रोजन हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मीजल्स वैक्सीन टू द चिल्ड्रन इज अ मेजर ऑफ, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम मीजल की वैक्सीनेशन कर रहे हैं बच्चों में, ठीक है। अभी वो किस में आता है, क्या वो एक ट्रीटमेंट है, हेल्थ प्रमोशन का एक उसमें है हमारे पास, ठीक है, या हम स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, या रिहैबिलिटेशन में आता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिजीज़ तो नहीं है कि हम उसको ट्रीटमेंट करेंगे, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। हेल्थ प्रमोट करने के लिए भी नहीं है, क्योंकि हेल्थ प्रमोशन में जो है वो हम कुछ इंस्टिल नहीं, मतलब कुछ भी अपनी बॉडी में नहीं डालते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी टाइप का वैक्सीन कुछ भी है, ठीक है, तो वो उसमें नहीं आता है। हेल्थ प्रमोशन के लिए जो हम चीज़ें करते हैं वो हम अपनी डाइट में, लाइफस्टाइल चेंजेस में, वो सब चीज़ें करते हैं अपनी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट रिहैबिलिटेशन तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, बच्चे में एक किसी डिजीज़ से, किसी कंडीशन से हम उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहते हैं, सो दैट इन फ्यूचर उसको वो चीज़ ना हो, ठीक है, उसकी बॉडी में उसके रिगार्डिंग जो वो एक इम्यूनिटी प्रोवाइड हो सके, तो कम अंडर द स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ठीक है। और ये स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जो है हमारे पास जो है इन केस ऑफ, ये हमारे पास किस में आएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन में, किस में आता है ये, प्राइमरी प्रिवेंशन में, ठीक है। अगर प्राइमरी प्रिवेंशन में पूछते हैं तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन भी आएगा, हेल्थ प्रमोशन के मेजर्स भी इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आएगा प्राइमरी प्रिवेंशन में, बट प्रोटेक्शन की अगर बात हो रही है तो ये यहाँ पर जो है वो मीजल वैक्सीन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आएगा, हेल्थ प्रमोशन में नहीं आएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वैक्सीन इज नॉट करेक्ट। हमें यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं वैक्सीन के रिगार्डिंग, जो करेक्ट नहीं है वो हमें आइडेंटिफाई करनी है, बाकी सभी ठीक होंगी, ठीक है। सो ऑप्शंस देखिए, द डाइल्यूएंट यूज फॉर BCG वैक्सीन इज नॉर्मल सेलाइन, ठीक है, तो जो नॉर्मल सेलाइन हम यूज़ करते हैं BCG वैक्सीन को डाइल्यूट करने के लिए, तो ये यहाँ पर पूछा गया। नेक्स्ट देखिए, DPT वैक्सीन शुड बी स्टोर्ड इन द कोल्ड पार्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर, क्या हमें DPT वैक्सीन को जो है वो कोल्ड पार्ट जो है रेफ्रिजरेटर का वहाँ पर स्टोर करना चाहिए। डाइल्यूएंट फॉर मीजल्स वैक्सीन शुड बी स्टोर्ड आउटसाइड द रेफ्रिजरेटर एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट, रिकॉन्स्टिट्यूटेड मीजल्स वैक्सीन शुड बी यूज विद इन 1 आवर ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो जो भी हमने मीजल वैक्सीन जो बचती है, जैसे कोई वायल है तो उसमें बनी हुई है मीजल वैक्सीन हमारे पास है,
तो अगर वो हमने जो है वो ये बोल रहे हैं कि उसे जो है वो हमें विद इन 1 आवर जो है वो आफ्टर रिकंस्टिट्यूशन के बाद जो है उसको यूज़ कर लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो राइट आंसर हमारे पास बनता है दैट इज़ कि जो हमारे पास जो डाइल्यूट है, ठीक है, जो मीज़ल वैक्सीन का जो जिससे जो है वो उसको डाइल्यूट करना है, ठीक है, तो वो जो हमारे पास डाइल्यूट है उसे जो है वो हमें रूम टेम्परेचर के बाहर जो है वो स्टोर करना चाहिए, ठीक है, मीन्स रेफ्रिजरेटर में स्टोर नहीं करना चाहिए, एट रूम टेम्परेचर जो है हमें उसको स्टोर करना चाहिए। तो दिस थिंग इज़ नॉट टू बी एक्सेप्टेबल, तो ये सही नहीं है, दिस इज़ द रॉन्ग, ठीक है। तो ये मतलब ऑप्शन में सही है, बट ये फॉर वैक्सीन के जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये हमें रेफ्रिजरेटर में ही स्टोर करना चाहिए।